अब देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है और ये है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, इस टॉपिक में हम जिस डाईहाइड्रिक अल्कोहल को डिस्कस करेंगे और वो है इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH। ओके, इस अल्कोहल की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट मैंने लिया है प्रिपरेशन। तो देखो, प्रिपरेशन में पहली जो मेथड है वो है फ्रॉम इथाइलिन या इथीन। किससे हम कर रहे हैं? एथीन से या इथाइलिन। ओके, तो देखो बच्चों, जो एथीन है इसका हाइड्रोक्सिलेशन करा दिया जाए तो हमें मिलेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, तो देखो यहां पर सबसे फर्स्ट हम यहां पर है CH2। आपने एल्कीन चैप्टर में पढ़ा है। ओके, हमने देखा एल्कीन चैप्टर में कि जो एथीन है या जो भी एल्कीन है इनका हाइड्रोक्सिलेशन कराया जाए तो हमें मिलेगा ग्लाइकॉल। देखो कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनसे हाइड्रोक्सिलेशन होता है। एक तो होती है KMnO4OH -273 केल्विन, जो है वेयर रिएजेंट से आपने देखा था, ठीक है, कि जो वेयर रिएजेंट्स है उससे भी हम इसका हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं। तो यहाँ पर CH2OH ये बनता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इससे जो ऑक्सीजन मिलता है और H2 इनकी रिएक्शन से बन जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। जस्ट ऐसा ही ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ओके, और Na2SO3, इसकी प्रेजेंस में जब हम क्या कराते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं, तो हमें मिलता है CH2OH। यहां पर आपने देखा था कि यहां पर जो हाइड्रोक्सिलेशन है वो है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन समझ रहे हो कि दोनों जो OH ग्रुप हैं वो एक ही फेज से आके जुड़ते हैं। और देखो यहां पर HCO3H पर फॉर्मिक एसिड और एसिड की प्रेजेंस में तो भी यहां पर क्या बनेगा, ग्लाइकॉल। लेकिन यहां पर जो OH का एडिशन है वो कैसा है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। ओके, जस्ट ऐसा ही यहां पर हमने RCO3H, सॉरी R ये है पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड की प्रेजेंस में, तो पहले आपने देखा था कि यहां पर बनता है क्या, एक इको ऑक्साइड, समझ गए ना। फिर इको ऑक्साइड का फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया गया एसिड की प्रेजेंस में, तो इसमें भी एंटी एडिशन होता है OH ग्रुप का या वाटर का, और इस तरह से यहां पर भी कौन सा हो गया, एंटी एडिशन। जस्ट यहां पर और भी मेथड्स देखो, Ag2O या Ag और O2 की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो भी एक इको ऑक्साइड बनता है। फिर इसको हाइड्रोलाइज्ड किया जाए एसिड की प्रेजेंस में तो भी इसमें एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होता है और ये है ग्लाइकॉल बनता है। तो ये सब किससे बनना है, आपने देखा, इथाइलिन से, एथीन से। एथीन का हाइड्रोक्सिलेशन करा दिया जाए। ये सारी रिएक्शंस बच्चों आप देखोगे एल्कीन्स में आई हैं। एल्कीन्स के हाइड्रोक्सिलेशन में मैंने ये रिएक्शंस बताई हैं। यहाँ बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है कि आपको एथीन के साथ ये रिएक्शन दिखानी है कि KMnO4 बेयर रिएजेंट से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पर फॉर्मिक एसिड पर एसिटिक एसिड पर बेंजोइक एसिड, यही रिएक्शन C6H5CO3H की प्रेजेंस में भी होती है। तो इनमें इन दो रिएक्शन में आपने देखा सिन एडिशन हो रहा है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, इनमें एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होता है। तो ये सब इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर इस तरह से इथाइलिन ग्लाइकॉल बना। और देखो हम एक रिएक्शन और ले सकते हैं इसी इथेन से। पहले हम इसमें क्या करा दें कि HOCl से रिएक्शन करा दें, HOCl से, ठीक है, क्लोरोहाइड्रिन बनेगा। मींस यहां पर अगर हम HOCl लेते हैं माइनस और प्लस, इसको एक में जोड़ दो दूसरा जोड़ दो, तो यहां बन जाएगा CH2OH CH2Cl। ओके, बस फिर इसका हमें क्या रिएक्शन करा दें, NaOH एक्वस ले लें, तो आप देखोगे CH2OH CH2OH। ये जो बना था ये क्या था, क्लोरोहाइड्रिन, और क्लोरोहाइड्रिन से बन गया इथाइलिन
ग्लाइकोल। तो हम इथाइलिन को इस तरह से इस रिएक्शन से बना सकते हैं। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन करा दें CCl4 की प्रेजेंस में, हमें मिलेगा CH2Cl, बस इसकी रिएक्शन NaOH से करा दें एक्वस मीडियम में, तो भी हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, ग्लाइकोल मिल जाएगा इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि इससे भी ग्लाइकोल बन रहा है। तो एल्कीन के, ठीक है, HOCl की रिएक्शन से या क्लोरीनेशन से, हैलोजनेशन से भी इस तरह से पहले हैलोजनेशन किया जाए फिर हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा। तो ये एक इस मेथड से भी बना सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। और देखो एक ग्लाइऑक्सल ले लिया जाए, ग्लाइऑक्सल मींस CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये क्या है बच्चों, ग्लाइऑक्सल। इसका रिडक्शन आप चाहें तो NaBH4 से करा दें, आप चाहें तो LiAlH4 से करा दें, आप चाहें तो NiH2 से करा दें। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, इसकी रिडक्शन होगा और इस तरह से इन सारी प्रोसेस में यही बनेंगे। समझ गए ना कि इस ग्लाइकोल ही बन जाएगा। तो ये सब जो है इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रिपरेशन की मेथड्स। तो इस तरह से आपने देखा इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक होता है। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत ही सिंपल सी है। एक तो कलरलेस, सिरपी लिक्विड है, सिरप जैसा लिक्विड होता है। इतना डेंस इसलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, 2 OH ग्रुप है, और इसी सिरपी नेचर के कारण ही इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 197 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही मतलब हाई डिग्री का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सॉल्युबल इन वाटर, एथेनॉल, बट इनसॉल्युबल इन ईथर्स, क्योंकि इसमें OH हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है बल्कि हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन ज्यादा है। इसमें 2 OH ग्रुप की जो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से ज्यादा है, इसलिए ये ऐसे लिक्विड्स में डिसॉल्व होता है जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इजी गोइंग हो जाए, बट ईथर के साथ ये कम सॉल्युबल या इनसॉल्युबल है। ओके, अब हम यहाँ आ जाते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में। समझ गए ना? देखो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एक ये और एक ये, दोनों क्या है बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये वो सारी रिएक्शंस देते हैं जो 1 डिग्री अल्कोहल में मिलती है। देखो सबसे पहला ये हम यहाँ पर Na या NaNH2, ओके, या हम इस तरह से R3COK, इस तरह के स्ट्रॉन्ग बेस लिए जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, तो यहाँ पर ये सॉल्ट बनाते हैं इस तरह का एल्कोक्साइड जैसा। ओके, तो ये जो बन गए तो ये प्लस H2, तो यहाँ पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। कैसा नेचर है बच्चों, यहाँ पर दिखा रहा है ये एसिडिक नेचर, जो कि OH ग्रुप के प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होने के कारण ही ये एसिडिक नेचर शो करता है। ओके, दूसरा रिएक्शन में आ जाए HCl के साथ। तो HCl के साथ जब आप इसकी रिएक्शन देखोगे तो हम जानते हैं कि HCl के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर CH2Cl, CH2Cl, ZnCl2 की प्रेजेंस में या अकेला इसी में देख लें इस तरह से HCl, तो यहाँ पर प्लस 2H2। तो आप देख रहे हैं कि दोनों OH वैसे ही हटे जैसे कि आपने अल्कोहल में देखे थे। समझ गए ना? जस्ट यहाँ पर अगर हम HBr की रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, CH2Br, CH2Br। अगर आप HI की रिएक्शन कराते हो बच्चों, देखो CH2I, CH2I, ये थोड़ा अनस्टेबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हैलाइड में आयोडाइड सबसे बड़ा हैलाइड है और तुरंत ही आयोडीन रिमूव हो जाता है और ये चेंज हो जाता है इस तरह से एथीन। समझ गए ना? तो इसके साथ ये एथीन में चल जाएगा। PCl5 से रिएक्शन कराएं या PCl3 से रिएक्शन कराएं तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2CH2Cl। OH ग्रुप की PCl5 से हमेशा लड़ाई होती है, वो हटा देता है हमेशा OH को। ओके, तो यहाँ पर Cl आ जाएगा इस तरह से। तो PCl5 हो या PCl3 हो या PI3 हो, PBr3 हो। ओके, अगर PBr3 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम ध्यान से ले लें PBr3, जिसे कि हम रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के फॉर्म में लेंगे तो CH2Br, CH2Br, और आयोडाइड के साथ यही रिएक्शन होगी, एल्कीन बन जाएगा।
ओके, यहाँ तक आ गए, आप समझ गए। फिर और आगे आ जाए, मैं इनको यहाँ तक देख लेना आपने, इनको नोट कर लो आप। ओके, फिर और रिएक्शंस देखते हैं। देखो क्या क्या और रिएक्शंस हो सकती हैं थाइलीन ग्लाइकोल की। तो जो आप अल्कोहल ग्रुप की रिएक्शंस देखते हैं ना, वो सारी रिएक्शंस यहाँ आ सकती हैं। ओके, और नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में रखें तो ये चेंज हो जाता है ONO2, ओके, CH2ONO2, इथाइलिन, ओके, डाइनाइट्रेट, जो कि एक एक्सप्लोसिव नेचर का होता है बच्चों, और इसका यूज होता है एक्सप्लोजन में। ओके, इस तरह से एक्सप्लोजन में यहाँ पर अगर हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो ये ऑक्सैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। किसमें? क्योंकि इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होगा। यहाँ पर अगर हम KMnO4, ओके, एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो इस तरह से ये 2 मोल फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। जस्ट ऐसा ही नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाए, यहाँ पर हम ZnCl2 ओनली एनहाइड्रस ले लें, समझ गए बच्चों? तो ये चेंज हो जाता है डबल बॉन्ड CHOH, मींस H2O रिमूव होगा, जो बाद में चेंज हो जाएगा CH3CHO में, एसिटाल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको ध्यान रखें अच्छी तरह से। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर आपने देखा एसिटाल्डिहाइड। अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, CH3, यहाँ पर देखो आप, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, CH3CH2OH। अगर आप यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ले लें ऐसे, तो आप देखोगे एक साइक्लिक एसिटैल बन जाएगा, CH2O CH2O और यहाँ CH3। ये क्या है? एसिटैल। अगर हम यही रिएक्शन कीटोन के साथ कराते हैं, डबल बॉन्ड CH3 तो यहाँ इसके साथ भी यही रिएक्शन होगी और बनेगा CH2O CH3। ये क्या है? कीटैल। ये कीटैल जो है, इस रिएक्शन में अगर दोबारा डाइल्यूट HCl का यूज कर दिया जाए तो इथाइलिन ग्लाइकोल फिर फ्री हो जाएगा, बन जाएगा, और एल्डिहाइड फ्री हो जाता है। तो इस रिएक्शन का जो यूज है बच्चों, वो एल्डिहाइड ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में, या कार्बोनाइल ग्रुप का ही प्रोटेक्ट करना है और फिर दूसरे ग्रुप की रिएक्शंस बतानी है, तो इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। समझ गए ना? तो एसिटैल और कीटैल इस तरह से एथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन होती है तो बनते हैं। और आगे देखो आप और क्या रिएक्शंस इसकी काम की हैं जो कि हमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाए कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, तो आप देखोगे कि CH2OH CH2OH और एक और OH CH2OH। अगर आप यहाँ पर लिखा है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तो ध्यान रखें यहाँ से ये निकल जाएगा और हमारे पास ये डाइऑक्सेन बन जाएगा। क्या बन गया बच्चों? डाइऑक्सेन। ये है हमारे पास डाइऑक्सेन, 1,4 डाइऑक्सा और साइक्लोहेक्सेन। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1,4 डाइऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। ओके, एक सब्स्टिट्यूटेड नोमेनक्लेचर की मेथड है। अगर यही रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है बच्चों? HOCH2CH2OH HOCH2CH2OH, यहाँ लिखा है H3PO4, तो आपको केवल एक H2O निकालना है और इस तरह से ये कंपाउंड बनता है डाइथाइलीन ग्लाइकॉल। ये क्या बन गया? डाइथाइलीन ग्लाइकॉल। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी होती है जो H3PO4 के साथ है, जबकि ये किसके साथ थी? H2SO4 कंसंट्रेटेड। और देखो आप इसमें और क्या रिएक्शंस हो सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम आ जाएं, एक रिएक्शन है HIO पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। कौन सा है? पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर CH2OH ग्रुप है और HiO4 की प्रेजेंस में ओके आपने इसकी रिएक्शन कराई तो ये जो ग्रुप है ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। क्या निकल जाता है? 2 मोल एल्डिहाइड और ये ऑक्सीजन के साथ निकलेंगे तो यहाँ बनेगा 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के CH2O और H2O प्लस HiO3 में चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं।
समझ गए ना? तो इस तरह से मैंने आपको इसकी कुछ रिएक्शंस बताई जो कि इथाइलिन ग्लाइकॉल से रिलेटेड है, तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकॉल का से यूजेस पूछ लिए जाए कि कौन कौन से यूजेस हैं, तो आपको मैंने बताया था सॉल्यूशन चैप्टर में कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है एंटी फ्रीजिंग एजेंट के फॉर्म में। एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं हिमरोधी पदार्थ, समझ गए बच्चों, ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका यूज वाटर के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने में किया जाता है, और इनका मेनली यूज जो है जहाँ कोल्ड कंट्रीज हैं, जहाँ का टेम्परेचर 0 से नीचे चलता है, वहाँ पर गाड़ी के जो रेडिएटर्स हैं उसके वाटर को लिक्विड स्टेट में रखने के लिए इसका यूज होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, तो वहाँ सबसे ज्यादा यूज होता है, तो एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस के फॉर्म में। इसके अलावा इथाइलिन डाइनाइट्रेट यूज्ड एज अ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, जो अभी आपने देखा था कि इथाइलिन ग्लाइकॉल की जब कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन होती है तो बनता है इथाइलिन डाइनाइट्रेट, जो कि एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस है, ठीक है, उसमें यूज होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जब रिएक्शंस हमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और वहां CO ग्रुप आ जाए और उसको प्रोटेक्ट करना हो और फिर अदर रिएक्शंस बतानी हो, तो वहां पर इस इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है बच्चों, CO ग्रुप से जब ये रिएक्शन करता है तो ये ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाता है कीटल या एसीटल के फॉर्म में, और फिर से दोबारा रिवर्स रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, रीजनरेट कर सकते हैं H2O की प्रेजेंस में, तो ये दोबारा अलग हो जाएगा ग्रुप और इस तरह से इथाइलिन ग्लाइकॉल दोबारा बन जाता है। तो इस ये प्रोटेक्शन CO ग्रुप के प्रोटेक्शन में यूज होता है। तो यहां तक समझ गए होंगे, इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, अभी हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल को कंप्लीट डिस्कस किया इथाइलिन ग्लाइकॉल को लेकर। अब यहाँ पर हम जो ले रहे हैं वो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और इसमें जो हमने मेन एग्जांपल लिया है वो है ग्लिसरॉल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओन CH2OH CHOS CH2OH, ये है ग्लिसरॉल। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, ओके, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखो प्रिपरेशन में जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है इसकी, समझ गए बच्चों, वो जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन वो है फैट और ऑयल से। फैट और जो ऑयल्स होते हैं ये ग्लिसरॉल के साथ हायर फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, मींस एस्टर्स होते हैं। समझ गए बच्चों कि जो ग्लिसरॉल है अल्कोहल और हायर फैटी एसिड्स, जहां पर जो R ग्रुप है C17H35 अगर ये है तो स्टीरिक एसिड होगा, हायर फैटी एसिड को क्या बोलेंगे, स्टीरिक एसिड, मींस यहाँ पर R जो है ये है हमारे पास C17H35 COOH, तो ये है हमारे पास क्या, स्टीरिक एसिड, ये हायर फैटी एसिड हो गया। जस्ट यहाँ पर C15H31 COOH है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, पॉमिटिक एसिड। कौन सा एसिड, पॉमिटिक एसिड। तो ये दोनों इनमें ये जो है और ये कार्बन चेन बिल्कुल सैचुरेट होती है, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। तो जब ये कार्बन चेन जो कि फैटी एसिड्स में है, वो कार्बन चेन अगर सैचुरेट है तो उसको बोलते हैं फैट, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। और जब ये जो है हमारे पास ओलिक एसिड C17H33 COOH, तो ये कौन सा है बच्चों, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड ऑयल में मिलेगा, ऑयल को ध्यान रखें, ओलिक एसिड। और यहाँ पर ये जो कार्बन चेन होगी वो अनसैचुरेटेड होती है, और इसीलिए ये नॉर्मल टेम्परेचर में क्या रहते हैं, लिक्विड स्टेट में। यहाँ जो सैचुरेट होती है तो ये कार्बन चेन एक दूसरे से बहुत अच्छे से क्लोजली पैक्ड हो जाती है और ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है, जबकि इसमें क्लोजली पैकिंग नहीं होती और ये लिक्विड होते हैं। तो चाहे ऑयल लिया गया हो या फैट, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाए एसिड की प्रेजेंस में तो ग्लिसरॉल बनता है और हायर फैटी एसिड्स बनेंगे, जो कि आपको इस तरह से एसिड्स हो सकते हैं। या फिर इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाए, जो सपोनिफिकेशन कहलाता है, साबुनीकरण। तो सपोनिफिकेशन में जब NaOH या KOH से कराते हैं तो भी ग्लिसरॉल बनता है, और जो सोप होता है वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। कुछ प्रेसिपिटेटेड नहीं हो पाता, जो कि इस
इसी ग्लिसरॉल वाले लिक्विड में डिसॉल्व होता है, इसको बोलते हैं स्पेंट लाई। इसमें ग्लिसरॉल लगभग 10% तक होता है। इसके अलावा डिसॉल्व सोप होता है, बाद में सोप को NaCl मिलाकर प्रेसिपिटेटेड कर लिया जाता है। अब जो लिक्विड बचता है उसमें स्पेंट लाई में लगभग 10% ग्लिसरीन होता है, जो कि बाद में सेपरेट कर लिया जाता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो सोप इंडस्ट्री है, साबुन उद्योग है बच्चों, वहां से ग्लिसरॉल को लाया प्रिपेयर्ड किया जाता है, वहां से मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। तो समझ गए होंगे कि ग्लिसरॉल इस तरह से तो किससे बनता है, फैट या ऑयल से। तो ये जो ग्लिसराइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, इस तरह से इन्हीं की हाइड्रोलिसिस या सपोनिफिकेशन से ग्लिसरॉल बनता है। ओके, और देखो अब इसका सिंथेसिस देखा जाए कि आर्टिफिशियल सिंथेसिस कैसे हो सकती है। तो सिंथेसिस मेथड यहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों। जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है उसमें ये है प्रोपीन। ये क्या है, प्रोपीन। पहले इसका हीट किया जाता है क्लोरीन के साथ, तो एक एलिल सब्स्टिट्यूशन होगा, डबल बॉन्ड CH2। ओके, फिर इसकी रिएक्शन NaOH से करा दी जाए, एक्वस NaOH, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एलिल अल्कोहल, डबल बॉन्ड CH2। फिर इसकी रिएक्शन HOCl से करा दिया जाए, तो देखो HOCl से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, OH, यहाँ पर OH, और ये हो गया CH2Cl, बाद में Na2CO3 वाटर, या फिर एक्वस NaOH इस तरह से लिया जाए तो यहाँ से ये हट जाएगा और ये बन जाता है क्या, ग्लिसरॉल। तो इस तरह से इसका सिंथेसिस किया जाता है, ये बन गई ग्लिसरॉल। मतलब जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उससे ली जाती है प्रोपीन, पहले क्लोरीनेशन, एलिल क्लोराइड बना, एलिल क्लोराइड से एलिल अल्कोहल बना, हाइड्रोलिसिस से HOCl से रिएक्शन कराई तो ये बना, बाद में Na2CO3 और H2O की रिएक्शन से ये बन जाता है ग्लिसरॉल। तो इस तरह से ग्लिसरॉल की सिंथेसिस की जाती है। इसके अलावा ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 है, ओके, इसके भी Na2CO3 की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन से भी ग्लिसरॉल बनता है। समझिए ना, ग्लूकोज से भी ग्लिसरॉल की सिंथेसिस की जाती है या उससे फर्मेंटेशन द्वारा ग्लूकोज से मिलता है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ईस्ट की प्रेजेंस में। तो Na2SO3 ये है, और ईस्ट में ग्लूकोज में रखा जाए तो ग्लिसरॉल बनता है। तो ये है ग्लिसरॉल की सिंथेसिस। ओके, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लेंगे पहले से। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी इसकी। एक तो कलरलेस सिरपी लिक्विड होता है, स्वीट इन टेस्ट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट होता है 290 डिग्री। ये बहुत हाई डिग्री के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, बहुत ज्यादा साइरपी, ठीक है, सिरपी लिक्विड होता है। ओके, और इतना हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अब हम यहाँ आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो है ये है 1 डिग्री, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, तो ये जो ग्रुप्स हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लिसरॉल है वो 1 डिग्री अल्कोहल की भी प्रॉपर्टी शो करता है, 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज में आते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम आते हैं एसिडिक नेचर में। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर Na या NaNH2 लें, ओके, एसिडिक प्रॉपर्टी की, तो ये केवल प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप के साथ ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये न्यूट्रल है इसके साथ। सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक नहीं होता, ओनली प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ही इसमें देख रहे हैं आप, एसिडिक नेचर शो करता है। ओके, तो यहाँ पर ये एसिडिक नेचर शो करता है। अब यहाँ पर अगर आप PCl5 या PCl3 ले लें तो आप जानते हैं कि चाहे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हो चाहे सेकेंडरी, उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये बन जाएगा CH2Cl, CHCl, CH2Cl। ओके, इस तरह से ग्लिसराइल ट्राइक्लोराइड बन गया। क्या बन गया, ग्लिसरीन ट्राइक्लोराइड। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ट्राइक्लोराइड। जस्ट ऐसा ही अगर हम PbR3 के साथ रिएक्शन कराएं तो बनेगा CH2Br, CHBr और CH2Br। यही क्या कहलाएगा, ट्राइब्रोमाइड। अब आता है कि आपसे कहा जाए
कि PI3 ये लिया जाता है रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, जस्ट ऐसा ही रेड फास्फोरस ब्रोमीन। तो PI3 के साथ बच्चों पहले तो ये बना देगा ट्राई आयोडाइन, ओके, इस तरह से OH हट जाएगा, लेकिन ये क्या है अनस्टेबल, और ये क्या करता है कि तुरंत इसमें से आयोडीन रिमूव हो जाएगी और CH2 डबल बॉन्ड CH2I, और ये किसमें चेंज हो जाता है एलिल आयोडाइन में, इस तरह से प्लस आयोडीन, तो ये एल्डिहाइड है। तो आयोडीन के साथ अगर रिएक्शन में PI3 के तो इसका जो प्रोडक्ट है वो एलिल आयोडाइड, बट क्लोरीन के साथ ब्रोमीन के साथ अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो ग्लिसरीन ट्राइक्लोराइड या ट्राई क्या बन रहा है ब्रोमाइड, ओके। और देखते हैं जो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आप देखोगे आपको एक्सरसाइज में मिलती है, आप बहुत सारे कंपटीशन में देख लो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और उनको आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो कौन कौन सी, सबसे पहला है रिएक्शन ओके विद HCl, HCl के साथ देखो बच्चों, तो HCl के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है OH CH2OH CH2OH और प्लस HCl, ओके। तो जब हम इसकी लो टेम्परेचर पर होती है लगभग कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये चेंज हो जाता है CH CHOH CH2OH, समझ गए ना। इस तरह से इसकी रिएक्शन है क्लोरीन के साथ, और एक इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट बनता है CH2OH CHCl CH2OH, ओनली एक क्लोराइड का ही, एक OH का ही यहाँ पर क्या हुआ है सब्स्टिट्यूशन, और ये लगभग 66% बनता है, समझ गए ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 34%, इस तरह से। तो इस तरह से जब HCl की रिएक्शन किसमें कराई जाए 110 डिग्री में, और यही रिएक्शन 110 डिग्री सेंटीग्रेड बट HCl एक्सिस में लिया जाए, तो आप देखोगे इसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये है OH प्लस CH2Cl CHOH एंड CH2Cl, मतलब इनमें दो OH का सब्स्टिट्यूशन होता है, 1-2 पोजीशन से हो सकता है या 1-3 पोजीशन से हो सकता है, और ये तो बनता है 56%, तो ये 44%। तो एक तो ये है HCl से रिएक्शन एक लिमिट में स्मॉल अमाउंट में लिया गया हो जब क्या पूछा, तो ये क्या बनेगा और एक्सेस, ओके। अब देखो बच्चों एक और आती है जो और भी इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है HI के साथ रिएक्शन। HI के साथ आप देखोगे ग्लिसरॉल की दो रिएक्शंस हैं, देखो यहाँ पर है CH2OH CHOH CH2OH, और यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन होती है जब ये स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है। तो देखो बच्चों अभी मैंने आपको बताया जैसे कि PI3 के साथ रिएक्शन बिल्कुल जस्ट वैसा ही, यहाँ पर इस तरह से CH2I, लेकिन ये अनस्टेबल होता है क्योंकि इन आयोडाइड्स में काफी रिवल्सन होता है, और यहाँ से ये निकल जाता है और चेंज हो जाता है ये CH2I, ये क्या बन गया एलिल आयोडाइड। तो ध्यान रखें कि जब आपके ग्लिसरॉल की रिएक्शन किसके साथ पूछी गई हो स्मॉल अमाउंट ऑफ HI के साथ, तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट बताना है वो है एलाइल आयोडाइड, ओके। यहां तक बात समझ गए। अब अगर मान लो यही रिएक्शन HI के साथ एक्सिस में लिखी गई है, यहां पर क्या लिखा है एक्सिस के साथ, समझ गए ना। तो पहले आप देखोगे कि यही प्रोडक्ट बन जाता है क्या CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I, ये क्या बन गया CH2I, फिर और HI जब आता है तो फिर बन जाएगा CH3 CHI CH2I, ये भी एक अनस्टेबल होता है और ये चेंज हो जाता है इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन गई पहले प्रोटीन, अभी ये स्टेबल नहीं है हमारे पास और HI है, तो फिर मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो बच्चों, ओके। तो इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो आप देखोगे CH3 CHI CH3, ये है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, क्या बन गया आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो ध्यान रखें कि जब एक्सिस में लिखा क्या, जब आपको HI एक्सिस में पूछा गया हो और फिर प्रोडक्ट पूछा गया हो ग्लिसरॉल का कि आयोडाइड के साथ क्या बनेगा, तो वो है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ओके। और जब आप
आपको HI स्मॉल अमाउंट में है तो प्रोडक्ट पूछा गया है, तो वो है एलिल आयोडाइड। ओके, एक तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें, और ये एक्सरसाइज में मिलती रहती है, आप देखोगे ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में आता रहता है। ओके, दूसरा है रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। ओके, रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। देखो बच्चों, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं कि टेम्परेचर क्या है। जैसे फर्स्ट है, ठीक है, एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान रखें कि इसमें देखो आप क्या रिएक्शन होती है, इस तरह से लेनी है आपको, OH प्लस HO CO COOH। ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड इस टेम्परेचर में पहले आपने यहां से H2O रिमूव कर दिया। ओके, तो आपने देखा हमारे पास अब जो कंपाउंड बना वो है इस तरह का COOH और CHOH CH2OH। ये कहलाता है ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सीडेट। क्या बन गया ये, मोनो ऑक्सीडेट। फिर इसको जैसे ही हीट करते हैं तो यहां से ये CO2 रिमूव हो जाएगा और ये चेंज हो जाता है OCOH। ओके, CHOH CH2OH। अब ये बन गया ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ये क्या बच्चे बन गया बच्चों, मोनोफॉर्मेट। और जैसे ही अब इसे हीट किया जाएगा 110 डिग्री में, तो यहां से सॉरी अब इसमें, तो यहां पर है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्लस CO2 बाहर हो गई। अब इसे हाइड्रोलाइज कर दिया जाए H+ में, तो यहां से ये हाइड्रोलाइज होगा H और OH। तो देखो क्या बन जाएगा, दोबारा आ फॉर्म ये है ग्लिसरॉल CH2OH प्लस SCOOH। ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। और शॉर्ट में बता दूं कि जब आप जानते हैं कि दो COOH एक दूसरे से जुड़े हों और उनको हीट किया जाए, यहाँ पर ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में हम हीट करना लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लिसरॉल जैसा गया था वैसा बाहर आ गया। इसमें से आप CO2 निकाल दें तो आपके पास क्या बचेगा, फॉर्मिक एसिड। तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे कि अगर लोअर टेम्परेचर में ग्लिसरॉल के साथ ऑक्सैलिक एसिड को हीट किया गया है तो बन जाता है क्या, फॉर्मिक एसिड मेजर प्रोडक्ट, और ग्लिसरॉल इस तरह से बाहर हो गया। तो इस शॉर्ट में रिएक्शन इतनी सी है। दो COOH को सीधा है, अगर एक दूसरे से जुड़े हो या एक ही कार्बन से जुड़े हो और इसे हीट कर दोगे तो CO2 रिमूव हो जाती है और वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। वही रिएक्शन यहां दिख रही है। ओके, अब देखो दूसरी रिएक्शन हम लेते हैं। ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, तो जब यहां पर आप देखोगे कि ये है हमारे पास ग्लिसरॉल और HO, तो यहां पर अगर आपसे लिखा गया है 140 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रोडक्ट पूछ लिया गया है, तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट बनाना है। इस रिएक्शन में ये है OH, तो यहां से पहले इस तरह से निकल जाएगा और ये बन जाएगा O, ठीक है, CO और OCO CH2OH, ठीक है, और ये है ग्लिसरॉल ऑक्सीडेट, ठीक है, डाइऑक्सीडेट। और यहां से जैसे ही आप हीट करेंगे 1 इतने में, तो यहां से ये CO2 निकल जाएगा और CH2CH CH2OH प्लस 2 मोल यहां पर क्या हो गए, CO2 के, और ये बन गया एलिल अल्कोहल। तो जब 140 डिग्री पर पूछा गया हो ग्लिसरॉल की रिएक्शन किससे, ऑक्सैलिक एसिड से, तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो है एलिल अल्कोहल। समझ गए ना। तो ये एक फॉर्मिक एसिड के साथ और एक HI के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और रिपीट होती रहती है। ओके, अब हम और आगे आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। इसमें अब आप देखोगे कि ये है हमारे पास ग्लिसरॉल, ओके, यहाँ पर CHOH CH2OH। अगर यहाँ पर लिखा है KHSO4, इसकी प्रेजेंस में अगर हीट करना लिखा है ग्लिसरॉल को, तो ध्यान रखें कि अब आपको जो प्रोडक्ट है बताना है कि इसमें या P2O5 की प्रेजेंस में हीट करना लिखा हो और इसका प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे होता है, यहाँ से 2 OH और 2 H यहाँ से निकलते हैं और बीच में एक कंपाउंड बनता है CH2CH CH। अब आप यहाँ देखें कि CH2CH CHOH क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, और कुछ है इस तरह से, यहाँ पर हो गया H2O निकल गया। तो यहाँ का जो इंटरमीडिएट बनता है बच्चों, वो देखो क्या बनेगा, CH2
ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से दो ऐसे निकाले बच्चों H, ये है इस तरह से, तो यहाँ और डबल बॉन्ड CHOH, फिर ये चेंज हो जाता है इनोलाइजेशन में, तो CH3 CH, ये इस तरह से डबल बॉन्ड और CHO, इनोलाइजेशन हो जाता है और ये बदल जाता है, इसको बोलते हैं एक्रोलीन, ठीक है, एलिल एल्डिहाइड, ये क्या है, एलिल एल्डिहाइड। तो यहाँ पर 2 मोल H2O का, एक H यहाँ से ले लें आप एसिड, ये वाला H, ये OH, एक OH और एक H, तो कुल मिला के ये मिलता है हमें एक्रोलीन। तो अगर इसकी प्रेजेंस में ग्लिसरॉल को हीट करके और प्रोडक्ट पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है एक्रोलीन, ग्लिसरॉल से बनता है एक्रोलीन। ओके, और आगे रिएक्शन में आते हैं हम, एक इसकी नाइट्रेट के साथ पूछी जाती है, नाइट्रिक एसिड के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, इसी से बनता है डायनामाइट। तो यहाँ पर HO, ठीक है, और OH NO2, ऐसे ही HO NO2 HO NO2। तो यहाँ से पहले ये 3 H2O के मोल्स निकलते हैं, ये है कॉन्सेंट्रेट, और यहाँ पर लिया जाता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो यहाँ बनता है CH2O NO2 CH2O NO2 CH2O NO2 प्लस 3H2O। ओके, तो इससे जो बोला जाता है, ये जो कंपाउंड बनता है एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, और इसका नेम जो है बच्चों वो क्या है, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, ठीक है, GTN। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ग्लिसरॉल, या इसी को ग्लिसरॉल या हम ऐसा लिख सकते हैं ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। ये एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, क्या है बच्चों, एक्सप्लोसिव, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट या ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट एक्सप्लोसिव। कैसल ग्रुप एक मिट्टी होती है वो, और इससे TNG जो है GTN, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनता है, उसे बोलते हैं डायनामाइट। सबसे पहले डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, और उसी के नाम से चलता है आज नोबेल प्राइज। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, ठीक है, ये डायनामाइट कहलाता है, इससे डायनामाइट बनाया जाता है। अभी हम ये देखेंगे कि इससे और कितने एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं हम उसके यूजेस में। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन से रिलेटेड रिएक्शंस। तो देखो बच्चों, इसके ऑक्सीडेशन में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक एक करके हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन समझते हैं, और वो ऑक्सीडेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर यहाँ पर आपको लिखा है फेंटोन्स रिएजेंट, समझ गए बच्चों, FeSO4 प्लस H2O2, तो फेंटोन रिएजेंट की प्रेजेंस में फ्रक्टोज बनता है, समझ गए ना, ग्लिसरोज भी कहलाता है यही। तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना के बताना है फेंटोन रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो देखो इसमें पहले इस तरह के सब्सटेंस बनते हैं, CH2CO ये हो गए, और CH2OH प्लस CHOH CH2OH, ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और ये है क्या बच्चों, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये दोनों ही रिएक्शन कर जाते हैं, हम ये कहें कि ये इसके साथ और एक इसके साथ जुड़ जाएगा CH2OH, या हम ये इतना सा ऐसे ध्यान रखें, देखो ऐसे जोड़ देना है आपको, OH तो रहने दो, यहाँ से इसके साथ इसको और कार्बन को इसके साथ, तो आप देखोगे एक कंपाउंड बनेगा OH CO CHOH ये वाला, और फिर यहाँ भी आ जाएगा CHOH CHOH और CH2OH, ये क्या बन गया, फ्रक्टोज, या इसी को बोलते हैं ग्लिसरोज। तो फेंटोन प्रेजेंस में जो फेंटोन से फ्रक्टोज या ग्लिसरोज याद रखें, और ये कंपाउंड बनता है जब ग्लिसरॉल को फेंटोन रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया गया हो। एक दूसरा है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट HNO3 दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बना देना है COOH CHOH CH2OH। ध्यान रखें इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है और उसी से
ये बन जाता है ग्लिसरिक एसिड। क्या बन गया? ग्लिसरिक एसिड। तो जब कॉन्सेंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में आपको ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट पूछा गया है तो वो है ग्लिसरिक एसिड, नाइट्रिक ग्लिसरिक, ऐसे याद रखना है। ओके, अगर यहाँ डाइल्यूट HNO3 दिया गया है, अब आपको यहाँ क्या दे दिया गया है? डाइल्यूट HNO3, और फिर आपसे पूछ लिया गया हो तो ध्यान रखें कि इसमें क्या होता है कि ये दोनों ग्रुप जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इसको बोलते हैं टार्टोनिक एसिड। क्या है ये? टार्टोनिक एसिड। क्या बन गया बच्चों? ये टार्टोनिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में बनाना है? जब डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट एसिड टार्टोनिक एसिड। कैसे याद रखोगे? डाइल्यूट HNO3 टार्टोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ग्लिसरिक एसिड। ओके, फेंटोन फ्रक्टोज, ऐसे याद रखना है। जस्ट और भी देखो रिएक्शंस और हम आ जाते हैं और क्या प्रोडक्ट्स, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहां से हम और आगे आ जाएंगे, यहां इसको हटा दें हम। ओके, तो यहाँ पर देखो और आगे क्या ऑक्सीडेशन होता है। अगर यहाँ पर बिस्मिथ नाइट्रेट दिया गया है होल ट्वाइस तो ये चेंज हो जाता है COOH COCOH, मींस ये जो टार्टोनिक एसिड है तो इसको बोला गया है मीजो ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या है बच्चों? मीजो ऑक्सैलिक एसिड। तो अगर बिस्मिथ नाइट्रेट की प्रेजेंस में है तो मीजो ऑक्सैलिक एसिड बनाना है। बिस्मथ से बीच में मतलब है कि CO ग्रुप, तो मीजो फॉर्म बन जाता है। ओके, जस्ट यहाँ पर अब आपको और भी ऑक्सीडाइजर्स दे दिए गए हो कि अगर आपको यहाँ पर किसका प्रेजेंस में पूछ लिया गया हो कि यहाँ पर आपको पर आयोडिक ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से मिटा दूं मैं। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो है पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको यहाँ लिखा है HiO4, तो मैंने आपको बताया था कि CH2OH ग्रुप को किस में चेंज कर देना है? CH2O में। CHOH को किस में बदल देना है? HCOOH में। और यहाँ पर भी CH2OH है तो इसको चेंज कर दो फॉर्मल्डिहाइड। कुल मिला के 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड और 1 मोल फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और 3 मोल HiO4 लगेंगे। तो इस तरह से ये पर आयोडिक ऑक्सीडेशन होता है। तो जब पर आयोडिक ऑक्सीडेशन अगर दिया गया है तो इसमें और एक ऑक्सीडेशन है KMnO4 की प्रेजेंस में एसिड की, तो सीधा है ये चेंज हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड में। किसमें? ऑक्सैलिक एसिड में। तो इस तरह से पर आयोडिक ऑक्सीडेशन तो बहुत इजी है और मैंने इसको आपको बता दिया है कैसे शॉर्ट में याद रखना है। और KMnO4 की प्रेजेंस में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है एसिडिक मीडियम में, तो इसे सीधा ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये कुछ रिएक्शंस 3 हैं, आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ग्लिसरॉल के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से सबसे फर्स्ट है स्वीटनिंग एजेंट्स इन बीवरेज। बीवरेज में ये स्वीटनर्स के रूप में यूज होता है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। देखो, जो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट है उससे ये 3 एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। एक होता है डायनामाइट जो कि TNT और कैसल ग्रुप, एक सॉइल होती है इनके साथ मिलाकर बनाया जाता है। ये बहुत ही एक सेफ्टी वाला एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। जब इसका एक्सप्लोजन होता है तो ये सब्सटेंसेस बनते हैं। ओके, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है ब्लास्टिंग में। ओके, फिर है कॉर्डाइट TNG और गन कॉटन और वैसलीन से बना होता है। ये भी डायनामाइट जैसा ही यूज होता है। ब्लास्टिंग जिलेटिन TNG और गन कॉटन से बनता है। तो ये तीनों जो सब्सटेंसेस हैं बच्चों, इन सबका यूज होता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस में। इसके अलावा एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस के फॉर्म में यूज होता है थाइलिन ग्लाइकोन जैसा। प्रिजर्वेशन में यूज होता है प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, फूड प्रिजर्वेशन में। समझ गए ना? तो ये कुछ इसके यूजेस हैं, इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, ये कुछ रिएक्शंस है, बहुत इजी है, इनको तो आप पहले भी कर चुके हैं, दोबारा करके देखो आप। ठीक है, तो जैसे ये रिएक्शन मैंने बताया आपको, इस तरह की कोई रिएक्शन दी है तो आपको ये रिमूव कर देना है और क्या कंपाउंड बना देना है। ओके, अगर इसका दोबारा हाइड्रोलाइज कर दिया जाए तो फिर से यही कंपाउंड बन जाएगा। अब इनमें देखो कीटो ग्रुप भी है और एल्डिहाइड, और अगर आपके पास ये 1 इक्विवेलेंट है तो क्या करें, तो आपको ध्यान रखना है पहले एल्डिहाइड के साथ ही कंपाउंड बनाओगे, कीटैन बनाओगे, मींस आपको एसीटैन, क्या बना देना है, एसीटैन। इस तरह से
फिर उसके बाद कीटन ग्रुप आएगा। अब यहाँ पर आ रहा है KMnO4 और OH और 273 को आप जानते हैं कि पहले यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन, और वो भी कौन सा हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, सिस वाला सिस, और फिर HiO4 से रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे कि आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से डाइआल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसके साथ कराएंगे तो ध्यान रखें कि इसमें क्या बनेगा, तो एक तो बनता है CH3COOH प्लस CH3CHO, ये ग्रुप CH3CHO में चेंज हो जाएगा ये वाला, ओके, और ये COOH में, और इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है ये ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा और ये COOH में। यहाँ पर आ जाए ये रिएक्शन, तो अभी आपको मैंने बता चुका हूँ CH2O और क्या बन जाएगा COOH। इसमें जाओगे तो 2 मोल ओनली ये बनेंगे। इसमें कराओगे तो पहले आप देखोगे एक Br और एक Br जुड़ जाएगा, एक्वस से कराओगे तो 2 OH आ जाएंगे यहाँ पर, और फिर इसके बाद HiO4 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से ब्रेक होगा और CH3CHO 2 मोल बन जाएगा। कि HSO4 से पूछा गया है तो आपको एक्रोलीन बनाना है, फिर HCl से एडिशन कराओगे तो ध्यान रखें अब एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा, क्योंकि ये माइनस का इफेक्ट डालेगा, तो यहाँ पर H और यहाँ Cl, तो जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा हो जाएगा बच्चों, इस तरह से समझ गए ना। तो ये कुछ ऐसी सिंपल सी रिएक्शंस थी जो आपको एक